Hello friends, I am Shubham Sharma, your economy faculty and welcome to Veranda IAS YouTube channel. फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें ये समझना है कि यूपीएससी में इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस में जो मेंशन है वो हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। और ये सिलेबस जो बनाया गया है इसको अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं, इसको अगर हम अच्छे से जान लेते हैं, तो मैं आपको अश्योरिटी देता हूं कि इकोनॉमी में आपसे बहुत कम गलतियां होंगी और आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इकोनॉमी के क्वेश्चंस में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेन। इससे पहले का जो वीडियो हमने बनाया था उसमें मैंने बिगिनर्स को ये समझाया था कि कैसे तैयारी की जानी चाहिए और इकोनॉमी की स्पेसिफिकली कैसे तैयारी होनी चाहिए, क्या क्या सोर्सेज आपको इकोनॉमी के लिए पढ़ने चाहिए, किस तरह से करंट अफेयर्स आपको इकोनॉमी का तैयार करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं वेटेज। ऑल मैं ये बता चुका हूं लेकिन एक बार रिपीट कर देता हूं फटाफट आपके लिए। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही इकोनॉमी का वेटेज काफी ज्यादा है। अगर हम प्री की बात करें तो हर साल लगभग 15 क्वेश्चंस तो डायरेक्टली इकोनॉमी से होते हैं, बाकी दो तीन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं यहाँ पे इकोनॉमी साइंस टेक, इकोनॉमी ज्योग्राफी जो है वो मिक्स होके क्वेश्चन बनते हैं। तो 15 से 20 के बीच में इकोनॉमी के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव पे बात करें तो मेंस में जैसा कि जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी है, तो जीएस पेपर 3 में 250 मार्क्स का जो ओवरऑल जीएस पेपर 3 है उसमें इकोनॉमी 80 से 100 नंबर की होती है, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से। तो अगर आपको एक बार अच्छे से ये समझ में आ गया कि सिलेबस कैसे प्रिपेयर करना है, तो आपको खुद को लगेगा क्या बात है यार, मतलब मुझे सब चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ इन इकोनॉमी। तो यू योरसेल्फ फील मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट इफ यू गो वेल विथ दिस पार्ट। अब अगर हम बात करें प्रीलिम्स के सिलेबस की, तो ये प्रीलिम्स का सिलेबस बहुत कंफ्यूजिंग सा है। मतलब यहां पर एक प्रॉपर तरीके का कंफ्यूजन है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या लिख रखा है। यानी ना तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि टैक्स कहीं मेंशन नहीं है, फिस्कल पॉलिसी, बजटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कुछ भी पता नहीं लगा रखा। सिर्फ ये लिख रखा है इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, डेमोग्राफी। मतलब वी आर नॉट गेटिंग इट कि प्रीलिम्स में क्या सवाल पूछेगा, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पर टॉप पॉइंट्स दे रखे हैं तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन यहाँ पूछ सकती है। तो अब इसके लिए क्या करें? याद करिए, फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रीलिम्स को अच्छे से तैयार करना है तो पीवाई क्यूज आपकी बहुत मदद करें। जितना अच्छे से आप पीवाई क्यू सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे, आप अपने आप समझ जाओगे कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में आते हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे हैं, मुझे इस तरह से इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है या इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। तो पीवाई क्यू विल हेल्प यू अ लॉट इन प्रिपेयरिंग योर फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। तो अगर हम बात करें किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी प्री में पूछती है, यानी कि अगर आपको यह समझ में आ गया एक बार कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, तो यू आर मोर देन सेफ, यू आर इन अ सेफ पोजीशन, आप बहुत सेफ रहोगे। तो कैसे क्वेश्चंस होते हैं? तो देखिए, 5 तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी जनरली प्रीलिम्स में पूछती है। सबसे पहले होता है टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन मतलब कोई भी बेसिक रैंडम टर्म आपको दी और आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी। आपको यह बताना होगा कि इस टर्म का मतलब क्या है। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट टू लास्ट ईयर, बेटा इन फाइनेंस क्या होता है। तो अगर आपको वो बेटा इन फाइनेंस पता है तो आप इजीली ये बता सकते हो एबीसीडी ऑप्शंस में देख के कि इसका आंसर ये हो। एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए यहां रखा है। इन इंडिया सेंट्रल बैंक फंक्शन एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट से हम क्या समझते हैं? या आरबीआई का एक फंक्शन भी है कि व्हाट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो बैंक डेट में होते हैं उन बैंक को डेट से बाहर निकालने का काम आरबीआई का होता है। तो इस तरह की चीजें यूपीएससी पूछ सकती है। एक सिंगल टर्म आपको दे दी और आपसे पूछेंगे इस टर्म का मतलब क्या है। दिस इज बेसिकली टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कोई पर्टिकुलर टर्म आपको दे दी और इससे आपसे पूछेंगे इस टर्म का मतलब समझा दो। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब आपकी फंडामेंटल्स को यूपीएससी टेस्ट करता है, और ये फंडामेंटल्स आपको जितने स्ट्रांग आपके होंगे उतना ही बेहतर तरीके से करंट अफेयर्स भी आपको समझ। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट बेस पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया कि आरबीआई के फंक्शंस पे क्वेश्चन आ गया,
या आपसे मान लीजिए पूछ लिया डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, ये यूपीएससी ने पूछा था प्रीलिम्स में। डिमांड जो पुल होता है वो किन किन रीजंस की वजह से होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वो सारी चीजें आती हैं जो आपके फंडामेंटल्स को टेस्ट करते हैं। और जितना स्ट्रांग आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, यकीन मानिए उतना ही बेहतर आप इकोनॉमी में परफॉर्म। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस इजी होते हैं, लेकिन वो इजी तभी होंगे जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। तीसरा होता है इंटर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो सबसे ट्रिकी होते हैं और मैक्सिमम बच्चे यहां पर गलतियां करते हैं। इंटर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हुआ कि एक चीज होने पर दूसरी चीज के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। जैसे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, तो आरबीआई सीआरआर को बढ़ाएगी या घटाएगी, या आरबीआई जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी, बाय करेगी। ये होता है कॉज एंड इफेक्ट या इंटर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं इस पे। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन था जो यूपीएससी ने पूछा था। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेड रिजर्व कुड लेड टू कैपिटल फ्लाइट, यानी कि अगर यूएस फेड के द्वारा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी तो उससे बहुत सारा पैसा जो एफआईज हैं वो इंडिया से विड्रॉ करके ले जाएंगे। बिल्कुल ये एक ऑब्जेक्टिव है कॉज एंड इफेक्ट का, यानी कि एक स्टेप लेने से दूसरे के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। या अगर हम ये बात कहें सेकंड, कैपिटल फ्लाइट अगर होगी तो इससे जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं इनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। या अगर हम ये कहें कि भारत सरकार अगर अपने इंपोर्ट बढ़ाती रहती है, इंपोर्ट उसके लगातार बढ़ते रहते हैं, तो उसकी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। यानी कि एक चीज का इंपैक्ट दूसरी चीज के ऊपर क्या आएगा। दिस इज हमारे इंटर रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन। फिर चौथे हमारे होते हैं करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। ये जो भी न्यूज में चीज चल रही है उस पर क्वेश्चन हो सकता है, कोई सरकार की पॉलिसी पे क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कोई सरकार की स्कीम पे क्वेश्चन हो सकता है, या कोई भी करंट अफेयर्स में कोई चीज न्यूज में चल रही है। सभी ट्रंप के टैरिफ बहुत न्यूज पे हैं, उससे सवाल हो सकता है कि डी डॉलराइजेशन क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी क्या है, एफडीआई एफआई पे क्वेश्चन हो सकता है। दिस इज करंट अफेयर, मतलब जो भी चीज न्यूज में है उससे कोई सवाल पूछ सकता है। फिर होगा गवर्नमेंट स्कीम एंड बजट। हर साल बजट आता है, तो सर्वे बजट पे से क्वेश्चन हो सकता है। सरकार की कोई स्कीम है, बहुत सारी स्कीम, जैसे इस साल पीएम इंटर्नशिप स्कीम बहुत अच्छी स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, या जनधन स्कीम है। इसी तरह से 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सीधा सीधा क्वेश्चन है, मतलब सीधा सीधा स्कीम लिखा और यहाँ पे आपसे पूछ लिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट थी। तो दिस इज डायरेक्टली बेस्ड, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम एंड सर्वे बजट। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट। अब आगे हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या सोर्सेस को फॉलो करना चाहिए। ऑल्दो मैं ये बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए रिपीट कर देता हूं एक बार। अगर आपको प्रीलिम्स या मेंस दोनों में अच्छा स्कोर करना है, और स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स में मेरे क्वेश्चन अच्छे से अच्छे मैं कर पाऊं, बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाऊं, तो सबसे पहले तो न्यूज़पेपर अपना बेहतर चुनिए। अगर आप अब तक कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसकी जगह पे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना शुरू कर। करंट अफेयर्स आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, हिंदू से भी पढ़ सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एडिटोरियल्स दोनों न्यूज़पेपर के देखिए। मान लीजिए हिंदू में 5 एडिटोरियल हैं और इंडियन एक्सप्रेस में भी 5 एडिटोरियल हैं, अब 10 एडिटोरियल्स हैं। हो सकता है उसमें से 3-4 एडिटोरियल्स आपके काम के नहीं हो, जैसे पॉलिटिकल पार्ट पे कोई एडिटोरियल है, या स्पोर्ट्स पे कोई एडिटोरियल है, या मान लीजिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे कोई एडिटोरियल है, यू कैन स्किप दैट एडिटोरियल। ठीक है, लेकिन उसके अलावा मान लीजिए हिंदू में 2 एडिटोरियल आज अच्छा है और इंडियन एक्सप्रेस में 2 एडिटोरियल अच्छा है, तो आप 4 एडिटोरियल्स को पढ़ लीजिए। इस तरह से आपको मिक्स अप्रोच पे जाना। दूसरी चीज एनसीईआरटी, फंडामेंटल्स और बेसिक्स के लिए दोस्तों एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट। और एनसीईआरटी इसलिए हमें पढ़नी चाहिए क्योंकि जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आता है कि बेसिक्स से क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। एनसीईआरटी ऑल्दो इकोनॉमी की अपडेटेड नहीं है, लेकिन जो बेसिक्स है एनसीईआरटी के वो अच्छे हैं और आप वहां से उसको कवर कर सकते हैं। तीसरा है क्लास नोट्स। जब हम आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, आप हमारे इवनिंग बैच को ज्वाइन करेंगे, जिसको हम पेड बैचेस भी कहते हैं, इन क्लासेस में मैं आपको होलिस्टिकली पूरा मेंस, पूरा प्रीलिम्स बहुत डिटेल में करंट अफेयर्स के साथ इंक्लूड करके पढ़ाऊंगा। इसमें आपको आंसर राइटिंग भी करवाऊंगा, आपके फंडामेंटल्स भी स्ट्रांग होंगे, आपके बेसिक्स भी बेहतर होंगे, और आप सच में आपको लगेगा कि हाँ इकोनॉमी अब हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। उसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, आंसर राइटिंग भी करेंगे, साथ में आपको डिटेल नोट्स। अगर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जिनका जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो न्यूज़पेपर पढ़ पाए, यू कैन गो विथ मंथली करंट अफेयर्स। आप अपने पूरे महीने का जो भी करंट अफेयर्स है उसको आप कवर कर सकते हैं।
फिर बात करते हैं योजना कुरुक्षेत्र की। देखिए योजना कुरुक्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली ये है क्या। हर महीने ये योजना कुरुक्षेत्र किसी इशू के ऊपर एडिटोरियल्स देते हैं, जैसे लेट्स से क्लाइमेट चेंज या फूड सिक्योरिटी। जैसे मार्च योजना फूड सिक्योरिटी, अब फूड सिक्योरिटी पे 10 12 13 आर्टिकल्स होंगे। वो आर्टिकल्स आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि उससे आपकी आइडियोलॉजी डेवलप होगी और आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन आप एक ही टॉपिक के लिए 14-15 एडिटोरियल्स तो पढ़ नहीं सकते, तो क्या करिए, आप गूगल पर डालिए जिस्ट ऑफ योजना अप्रैल मंथ, मार्च मंथ या फेब्रवरी मंथ, तो कहीं ना कहीं आपको जिस्ट मिल जाएगी उसकी, इसमें 3 4 5 पेजेस में पूरी योजना उस महीने की एक्सप्लेन कर रखी होगी। यू कैन गो विद दैट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पार्ट। फिर इकोनॉमिक सर्वे, पीटी में, प्रीलिम्स में या मेंस में सर्वे और बजट पे क्वेश्चंस होते हैं, और सर्वे बजट हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। जिस साल आपका अटेम्प्ट है उस साल का सर्वे बजट आप फॉलो करिए, ठीक है। और सर्वे बजट से क्वेश्चंस हमें मिलते हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में। फिर रही बात स्टैंडर्ड बुक्स की, स्टैंडर्ड बुक आप कोई सी भी फॉलो कर सकते हो, जहां पे भी बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स जहां से आप क्लियर करना चाहें। रादर देन गोइंग विद मल्टीपल सोर्सेज, आई विल रिकमेंड कि आप एक कोई सी भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, जिससे आप अपने बेसिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आप क्लास नोट्स अच्छे से पढ़ रहे हो या क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आपके फंडामेंटल्स अपने आप ही क्लियर हो जाए। तो डोंट वरी अबाउट ऑन दैट पार्ट। चलिए अब बात करते हैं ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन पर यूपीएससी सबसे ज्यादा सवाल पूछती है। तो बेसिकली ये हमारे कुछ 5 6 चैप्टर्स हैं जहां पर सवाल सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जीडीपी से यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। रियल नॉमिनल जीडीपी पे सवाल हो सकता है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे क्वेश्चन हो सकता है। लास्ट ईयर प्रीलिम्स में क्वेश्चन था सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पे। पोटेंशियल जीडीपी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो जीडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जीडीपी के जो कंपोनेंट्स हैं, नेशनल जीएनपी है या एनडीपी है, इस पर भी चीज हो सकती है। फिर इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन से ही फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इन्फ्लेशन में भी सवाल हो सकता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के रीजंस क्या हो सकते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट अलग अलग ग्रुप्स पे, डेटर पे, क्रेडिटर्स पे, इन्वेस्टमेंट पे, सेविंग्स पे कैसे आता है। फिर सवाल फिस्कल पॉलिसी तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजटिंग, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा आर्टिकल 112 है, उसमें रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट पे क्वेश्चन हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू रिसीट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल रिसीट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट को कैसे ठीक किया जा सकता है, एफआरबीएम एक्ट क्या है, 16th फाइनेंस कमीशन अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ में बजट, जीरो बेस बजटिंग क्या है, जेंडर बजटिंग क्या है, परफॉर्मेंस बजटिंग क्या है, इस पर सवाल हो सकता है। देन मॉनेटरी पॉलिसी, एक ऐसा टॉपिक जिस पर यूपीएससी हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इंपॉर्टेंट हो गया। आरबीआई के फंक्शंस, क्वांटिटेटिव टूल्स क्या है आरबीआई के, रेपो क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या है, एमएसएफ क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है, इस पर सवाल। मनी मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन पूछ सकते। बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नियो बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, इन पर क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा अब जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसमें जो आपके ई रूपी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, टोकेनाइजेशन, अकाउंट एग्रीगेटर, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें रिसेंट की हैं और करंट गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट पर बहुत फोकस किया भी है, तो इस पर सवाल बनने लाजमी है। फिर डेफिसिट, मैंने बताया फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट पे क्वेश्चन, बजट डेफिसिट पे क्वेश्चन हो सकता है। देन टैक्स, अब देखिए इस बार टैक्स बहुत न्यूज में था बिकॉज ऑफ 12 लाख का जो एग्जाम्शन वाली न्यूज थी, वैसे टैक्स बहुत न्यूज में। तो अब टैक्स में आपसे पूछ सकते हैं कि जीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट, टैक्स रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो टैक्स के ऊपर ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, इस पर सवाल हो सकता है। अब आपको ये लग रहा होगा सर ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कभी सुने नहीं है। वो इसलिए नहीं सुने क्योंकि अभी आप लोग फ्रेशर हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो, लेकिन जब आप क्लासेस ज्वाइन करोगे ना, तब आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। फिर बात करते हैं बैंकिंग, जैसे मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के क्वांटिटेटिव टूल्स, फंक्शंस, मनी मल्टीप्लायर। लेकिन एक ऐसा टॉपिक आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में, वो है फाइनेंशियल मार्केट। ये फाइनेंशियल मार्केट में दो चीजें आती हैं, एक होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट।
मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, और लास्ट ईयर या शायद क्वेश्चन था बेटा इन फाइनेंस पे। तो अब यूपीएससी उन एरियाज को भी टच कर रही है जिन पे पहले सवाल नहीं पूछे जाते थे। जैसे स्टॉक मार्केट पे पहले यूपीएससी इतने क्वेश्चंस नहीं पूछती, लेकिन अब इन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मैं बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगले एक दो अटेम्प्ट में डेरिवेटिव, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फ्यूचर्स, एडीआर, जीडीआर, बायबैक्स पे भी क्वेश्चन आपको दिखे। इसके लिए हमें तैयार रहना पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे यूपीएससी अब तक क्वेश्चन नहीं पूछी। फिर बैंकिंग रिफॉर्म्स तो इंपॉर्टेंट होता ही है। उसके बाद अब जैसे कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये टैरिफ एंड ऑल दैट की। इसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गोल्ड रिजर्व्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। देन डब्ल्यूटीओ और इंडिया का तो हमेशा ही वो एग्रीकल्चर पार्ट पे, इस पर भी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि डब्ल्यूटीओ और एग्रीकल्चर सब्सिडीज पे, इसमें ब्लू बॉक्स है, एम्बेयर बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर एफडीआई एफपीआई बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एफडीआई एफपीआई क्यों इन्वेस्ट करते हैं, एफपीआई पैसा क्यों विड्रॉ करते हैं, यूएस फेड रिजर्व के स्टेप्स की वजह से एफपीआई के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। और जिस तरह से भारत लगातार इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को प्रमोट कर रहा है, उससे ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डी डॉलराइजेशन भी अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स तो इंपॉर्टेंट है ही, जैसा कि मैं बात बता रहा हूं आपको, इंटर्नशिप स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, स्टार्टअप को लेकर स्कीम्स है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इंपॉर्टेंट है, ज्योतिष किशोर तरुण लोन्स, जो तरुण प्लस भी आ गया अब उसमें। बजट इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट होता है। फिर एग्रीकल्चर में स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न पे क्वेश्चन हो सकते हैं। पीएम किसान बहुत न्यूज में है, इस पे सवाल हो सकता है। इनाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग पे क्वेश्चन हो सकता है। तो ये ऐसी चीजें जिन पे क्वेश्चन होते हैं। और फिर कुछ रैंडम टॉपिक जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इस पर यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे मेजर होता है मेंस में। साथ में गिग इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ चुका है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट में लेबर कोड्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। पॉवर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका पॉवर्टी के मेजर रीजंस की बात हो सकती है, या फिर इनइक्वालिटी में गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व पे चीजें पूछ। दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम। अब जितना प्रीलिम्स का सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं है, उतना ही बेहतर तरीके से मेंस का सिलेबस क्राफ्टेड है। मेंस का सिलेबस इतना बेहतरीन तरीके से यूपीएससी ने बनाया है कि अगर आपको यह सिलेबस अच्छे से याद है, तो करंट अफेयर्स में आप इजीली लिंक कर लोगे कि अच्छा ये चीज यहां से आई है। जैसे एग्जाम्पल्स शुरू करें, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटेड टू प्लानिंग। प्लानिंग देखो, नीति आयोग है, अब नीति आयोग की रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए आयोग के, वो इंपॉर्टेंट। फिर ग्रोथ, ग्रोथ में आपका जीडीपी आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, टैक्स का पार्ट आ गया। डेवलपमेंट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ गए, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव आ गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आ गया। एम्प्लॉयमेंट में लेबर कोड्स आ गए, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कंप्यूट करते हैं वो आ गया, गिग इकोनॉमी आ गई। फिर इंक्लूसिव ग्रोथ से भी लगभग हर साल एक क्वेश्चन होता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को रिलेट करिए, इंक्लूसिव ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ को रिलेट करिए, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे एक होलिस्टिक ग्रोथ है, उसके कॉजेस बताइए, क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव नहीं हो सकती पर। फिर बजटिंग, आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। उसके साथ साथ डेफिसिट से इंपॉर्टेंट हो जाता है, एफआरबीएम एक्ट इंपॉर्टेंट है, एनके सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है, 16 फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न, लास्ट ईयर इस पे सीधा क्वेश्चन था, क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न पे। तो जैसे क्रॉपिंग पैटर्न पे आपसे पूछ सकते हैं कि ये स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, इंटर क्रॉपिंग क्या होती है, रिले क्रॉपिंग क्या होती है, रेटूनिंग क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। इरिगेशन सिस्टम में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से क्वेश्चन हो सकता है। स्टोरेज पे, ट्रांसपोर्ट में एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इनाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ई टेक्नोलॉजी इस समय सबसे ज्यादा न्यूज में है, चाहे वो ई रूपी की बात कर लें, चाहे पीएम किसान की बात कर लें, ये सब ई टेक्नोलॉजी में आता है। अब आपको मैं दिखाऊंगा अभी अभी आगे, तो खैर हम बताएंगे आपको कि किस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे। फिर सब्सिडीज, ये हमेशा न्यूज में रहता है, एमएसपी सब्सिडीज। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट सब्सिडीज क्या है, जैसे डायरेक्टली पैसा बैंक अकाउंट में जाता है, इनडायरेक्ट में फर्टिलाइजर पे सब्सिडी मिल रही है। एमएसपी टीएससीपी रिकमेंड करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उसको अप्रूव करता है। 23 क्रॉप्स इसमें आती हैं, शुगर केन पे एफआरपी है। पीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर स्टॉक और फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट डायरेक्टली इससे रिलेटेड है। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग हाल फिलहाल में ऐसा टॉपिक है जिस पर यूपीएससी का बहुत इंटरेस्ट हो, चाहे आप बात कर लें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0, डेयरी फार्मिंग की बात कर लें, या एनिमल सेंसस के ऊपर बात कर लें, इट्स इंपॉर्टेंट। फिर फूड प्रोसेसिंग पर भी हर ऑल्टरनेटिव ईयर लगभग क्वेश्चन आता है कि फूड प्रोसेसिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, कैसे प्रोसेस फूड जो है आने वाले समय में एक नेसेसिटी बनता जा रहा है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, मेगा फूड पार्क क्या होते हैं, नेशनल मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ये सब चीजें बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता हूं जब मैं आपको अपनी पेड क्लासेस में पढ़ाऊंगा जो हमारे विरांडा आईएएस के हों। फिर लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिटिश टाइम पे जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी। आफ्टर ब्रिटिश टाइम पे लैंड कंसोलिडेशन, लैंड सीलिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बीच में ग्रीन रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट हो गया, और इस समय स्वामित्व स्कीम इंपॉर्टेंट है, नेशनल जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है या लैंड पार्सल सिस्टम है, इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। आपकी पीएलआई स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में अगर हम कोर इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा ही न्यूज में रहता है। एनर्जी में आपके रिन्यूएबल सेक्टर मिशन जो हो गए, नेशनल एनर्जी पॉलिसीज हो गई, पोर्ट्स को लेके सागरमाला है, मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। ठीक है, रोड पे नितिन गडकरी जी ऑलरेडी काम कर रहे हैं काफी। एयरपोर्ट्स पे उड़ान स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे में रेलवे मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, हल्का सा जो प्राइवेट पार्ट यहाँ पे हुआ है रेलवेज में, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। या रेलवेज में अगर हम बात करें, कवच वाला जो सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में ट्रिपल पी सिस्टम जो हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, चाहे बीओटी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर की बात कर लो, चाहे हाइब्रिड एन्युटी मॉडल की बात कर लो, ट्विस्ट चैनल चैलेंज मॉडल की बात कर लीजिए, ये सारे ऐसे टॉपिक है जिन पे बहुत सवाल यूपीएससी पूछ सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, देखिए, हाउ ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। अब आप देखो सीधा सीधा क्वेश्चन यहां से आ गया, ये ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, मतलब सीधा सीधा मेंस के सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछ लिया। और देखते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड मेजर ऑफ लैंड रिफॉर्म, सीधा क्वेश्चन। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, ये लीजिए क्रॉपिंग पैटर्न, तो सीधा क्वेश्चन। उसके बाद ये देखिए आप यहां पे, व्हाट आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज, ये लीजिए, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी। मतलब जो मेंस का सिलेबस है ना, अगर आपको वो अच्छे से आता है, अगर आपने मेंस का सिलेबस अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको इशू आएगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो अपने बेसिक्स अच्छे से बनाइए, अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए एनसीईआरटी से। फिर स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़ सकते हो, अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेली कोशिश करिए कि एक आध आंसर लिखें। हर रोज जो भी आप पढ़ रहे हैं उस पर 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे हो तो 5-10 क्वेश्चन लगा लिए, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि जो सोर्स आप फॉलो कर रहे हो वो ठीक भी है या नहीं है, और आपको कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। धीरे धीरे आंसर्स लिखना शुरू, बेसिक्स से लिखिए पहले, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। जब आप इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे ना, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपको आएगा। और उसके बाद करंट अफेयर्स को डेली पढ़ते रहिए, अखबार डेली फॉलो करिए, क्योंकि अखबार पढ़ने से आपकी एक हैबिट बनती है अच्छी चीजों को, आइडियाज डेवलप होते हैं। और साथ में अखबार आपको ऐसे में भी मदद करेगा। अखबार से आपकी और अच्छा एक चीजें आपकी डेवलप होंगी, तो आपको एथिक्स, दिस इज हाउ यू शुड अप्रोच for the subjects. So I hope you all like this class. This is all from my side. Thank you so much. God bless you all. Do share this video with your friends. Do subscribe our channel also. And do mention in comment कि आपको ये सेशन कैसा लगा। इसी तरह के हम और वीडियोस भी आपके लिए लेकर आएंगे। जैसे अब हम समझेंगे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी आप भी सजेशंस दे सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, एंड वी विल मेक वीडियोस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। Veranda IAS, where your dream becomes reality.